कलम और अपिया के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एक रोज़ मौका पाकर मैंने चाचा से चक्कर चलाया। चाचा, इधर गंडा सिंह के कारखाने के पास मैंने एक काला शाह मुर्गा देखा है, अगर हुक्म करो तो किसी रोज़ ले आऊं। चाचा ने हुक्के की नए परे हटाते हुए मुझे घूरा, फिर इधर उधर देखते हुए होले से कहा, ओए काका, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चला रहा? मैंने कानों की लुओं को पकड़ कर कहा, तौबा कर चाचा, अल्लाह दी कसमें मैं खुद अपनी आंखों से इस काले मुर्गे को देख कर आ रहा हूँ। चाचे ने इधर उधर देख कर जेब से चमकती हुई अठन्नी निकाल कर मुझे पकड़ाते हुए कहा, काला मुर्ग ले आए तो एक और अठन्नी मिलेगी। शाबाश। अठन्नी थाम कर बाहर निकले, खूब खाया पिया, फिर फिल्म देखी। फारिग हुए तो फिक्र हुई कि अब चाचा का मुर्ग कहाँ से लाएं। स्टेशन की जानब निकल आए। रेलवे क्वार्टरों के पास मुझे एक काला मुर्गा दिखाई दिया, जिसके कुछ पर सफ़ेद भी थे। बड़े जत्नों से घेर गार कर उसे पकड़ा, सफ़ेद पर खींच निकाले, छुपते छुपाते घर की तरफ आ गए और पिछली गली से चाचा के घर पहुंचे। वो अपने बूथ बंगले में था। बाहर सैन में चाची ने मुझे आड़े हाथों ले लिया। वे काका, तुम ये मुर्गा कहाँ से लाए हो? हमने जवाब दिया, चाचा के लिए ख़रीद कर लाए हैं। खबरदार, जो आइंदा ऐसी हरकत की, इस मर जाने ने तुम्हें भी इस काम पर लगा दिया है। तुम्हारे बाप को खबर हो गई तो तुम्हारे साथ वो हमें भी रगड़ा देगा। ला मुझे दे ये मुर्गा और भाग जा, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। चोरी का मुर्गा अठन्नी से खूब ऐश की। छोटी मोटी चोरियां घर और बाहर तो मैं करता ही रहता था। ये मुर्गे वाली चोरी हमारा पहला कारनामा था। चाचा को मुर्गा क्या मिला, जैसे मंजिल मुराद मिल गई थी। ये ऐसा मुर्गा था जिसकी चाचा को मुद्दों से तलाश थी। काला कलोटा, चोंच, पंजे, कलगी सब ही से। मेरा ख्याल था कमबख्त का खून, गोश्त और बीट भी काली ही होगी। चाचा ने मुझे बुलाया, एक और अठन्नी शाबाशी के तौर पर दी और साथ ही ये खुशखबरी दी कि अगर इस मुर्गे के वसीले से वो सोना बनाने में कामयाब हो गया तो वो मुझे भी ये तरकीब बताने के बारे में सोचेगा। मैंने कमाल मासूमियत से चाचा से पूछा, चाचा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुना था, तुम मुर्गे से सोना कैसे बनाओगे? चाचा हुक्के का कश लेते हुए नरमी से मुस्कुराते हुए बताने लगा, काका बस देखते जाओ मैं सोना कैसे बनाता हूँ। ये तुम्हारी चाची और इधर उधर के लोग जो मेरे बारे में उल्टी सीधी हाँकते रहते हैं, यही मेरी तारीफ़ें किया करेंगे और मुझसे आकर सोना मांगा करेंगे। बस ज़रा 1 महीना गुजर लेने दो, फिर देखना। 1 महीना? मैंने महीने को बहुत लंबा खींचते हुए कहा, हाँ, सोना यूं ही तो नहीं बन जाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चाचा मुझे लेकर झोंपड़े के अंदर आ गया। मेरा रंग फक था, दिल धक धक करने लगा। कहाँ मैं और कहाँ ये मुकाम, अल्लाह अल्लाह। चाचे कुकड़ का झोंपड़ा डरता डरता साथ अंदर पहुंच गया था। एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू, मिट्टी और पत्थर के अजीबो गरीब बर्तन, बोतलें, बर्नियाँ, संगे मरमर के खरल, जड़ी बूटियाँ, शीशे के मर्तबान जिनमें शायद मुख्तलिफ तेजाब थे, लकड़ी, कोयले, गोबरियाँ, उपले और एक चौबी कुफल बंद अलमारी, किसी जादूगर की गार की तरह मनहूस, खौफनाक और तारीक। एक तरफ रीछ और शेर की खाल बमा, सर, जबड़े, दांत लटकी हुई दिखाई पड़ी तो मारे खौफ के मेरी गिगी बंद गई। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया? चाचा तो मुझे यहाँ भून कर खा जाएगा। मैं भागने ही वाला था कि चाचा बोला, काका घबराना नहीं, ज़रा अंधेरा है, तुम पहले फ़र्द हो जिसे मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से लाया हूँ। तुम्हारी तो चाची भी कभी यहाँ नहीं आई। इतना कहकर वो मुझे तारीख कोने में पड़ा हुआ टूटे गड़े का पेंदा दिखाने लगा, जिसमें एक काली डायन खौफनाक बड़ी सी मुर्गी बैठी खूनबार आंखों से हमें देख रही थी। इसकी पतली सी सुर्ख जुबान चूंच के बाहर निकली लरज रही थी। चाचा ने इसे पिचकारते हुए ज़रा परे सरकाया। चूं चूं करते काले काले चूजे दिखाई दिए। मैं हैरत से इन्हें तकने लगा। इसने एक नन्हा सा चूजा मेरी हथेली पर रख दिया। मैं चूजे में मगन हो गया। चाचा मुर्गी को हटाकर टूटे हुए अंडों के छिलके साफ करने लगा। मैंने देखा गड़े का पेंदा चूजों से भरा हुआ था। सफाई सुथराई करने के बाद चाचा मुझे लेकर बाहर आ गया। नन्हा रेशम जैसा काला चूजा मेरी हथेली पे चूं चूं कर रहा था। मैं समझ रहा था ये चूजा मुझे इनाम के तौर पर दिया गया है। चाचा, मैं ये चूचा ले जाऊं? काका, तू इसे लेकर क्या करेगा? ला मुझे दे और तू घर भाग जा। शाम से पहले आना, मैंने तेरे वाले कुक्कड़ को दवा खिलानी है, तू मेरी मदद करना। खबरदार किसी को बताना नहीं, वरना तू सोना नहीं बनाना नहीं सीख सकेगा। मैं 2-4 अल्लाह की कस्में खाकर वादा करके बाहर निकल आया। तबीयत में इतना हिजान कि घर आते ही चारपाई पे पड़ गया। दिन को मैं कभी नहीं सोया था, मगर ऐसी नींद और दिन को ऐसे ख्वाब। मैंने सोने के तारों के कपड़े पहने हुए हैं, सर पे सोने का ताज, सोने के जूते। मेरा घर खालिस सोने की ईंटों का है। घर का हर बर्तन चमकते हुए सोने का बना हुआ। मेरी साइकिल, छरों वाली बंदूक, बस्ता, किताबें, कलम दुआत, हर चीज़ सोने की। सोकर उठा तो सीधा ऊपर कोठे पे चढ़ गया। दीवार के सुराखों से इस तरफ झांका। चाचा हुक्का दरे गोलियां बट रहा था। मैं दीवार फैलांग कर इधर कोठे पर उतर गया। चाचा मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था, वो मुझे देखते ही कहने लगा। तू मेरा बेटा तो पहले ही था, आज से शागिर्द भी हो गया है। ले ज़रा कुक्कड़ को पकड़, इसको खुराक दे लें। कुक्कड़ रस्सी से बंधा हुआ था। रस्सी से आज़ाद करके मैं किसी बच्चे की मानंद इसे गोद में लेकर बैठ गया। चाचा इसकी चोंच खोल कर
मोटी मोटी गोलियां इसकी हलक में उतारने लगा। अजीब सी नागवार बदबू मेरे नथनों में घुस रही थी। अजीब सी काली काली गोलियां थीं जैसे तारकोल से बनी हुई हों। बेटा बदबू से ही खुशबू फूटेगी, राजदानाना लहजे में बताने लगा। जो चूज़ा मैंने तुझे दिया था ये उसी का गोश्त, तांबे के बारीक जर्रात, काला तिलिया, कच्चा शिंगरफ और कुश्ता पारा से बनी है। तू आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को जान जाएगा, फिलहाल सिर्फ देखता जा। गोलियां खाकर मुर्गा बेसुध पड़ गया। चाचा ने मुझे भी भगा दिया क्योंकि चाची नमाज से फारग होकर बाहर आने वाली थी। भागम भाग घर आया, एक पुरानी डायरी में इन दवाओं के उल्टे सीधे नाम दर्ज किए। खुशी और सनसनी अंग अंग से फूट रही थी। किसी न किसी तौर दिन गुजरा। रात आई। रात क्या थी, ख्वाबों की बारात थी। सारी रात में ख्वाब देखता रहा, अजीब ख्वाब जो पहले कभी ना देखे थे। हर तरफ चमचम चमकता हुआ सोना, मेरा जिस्म भी जैसे सोने का बन गया हो। बैट, बल्ला, हॉकी, गेंद, फुटबॉल, ईंट, रोड़े, पत्थर, बिजली के खंभे, तारें, ताले, घर के सारे बर्तन, हर तरफ सोना ही सोना। अजीब सुनहरी दिन थे। मैं हर रोज़ शाम के वक्त वहाँ पहुँच जाता। चाचा ने गोलियाँ बट रखी होती, मैं कुकड़ थामता, खा पी कर कुकड़ किसी चरसी की तरह टुन्न हो जाता। चंद ही दिनों में वो खूबसूरत मुर्गे से एक अजीबुल खलकत सी चीज़ बन गया। यूँ दिखाई देता जैसे वो मरीख से फरार होकर सीधा चाचे कुकड़ के घर आ गया हो। गर्दन और जिस्म खूबसूरत परों बालों से खाली, सिर्फ बाजुओं और दुम पर चंद ढीले ढीले डंटल ठड्डे रह गए थे। कलगी में जैसे हवा सी भर गई, अलहदा ही सर पर दरी नजर आती। आंखें चिट्टे सफ़ेद मोतिये से धुआं भरी, सब्ज नीली गलाजत से लुथड़ी हुई सुर्ख पीठ मकाद उलट कर बाहर निकल आई थी। चोंच टेढ़ी, बालों से खाली सीने और पेट पर गुमड़ से उभरे हुए थे। इसे किसी तौर पर मुर्गा नहीं समझा जा सकता था। मुर्गे का भूत अगर कोई हो सकता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। चाचा एक चम्मच से इसकी बदबूदार बीट कुरेद कुरेद कर एक शीशे की बरनी में डाल रहा था। चाचा, इस गलाजत का क्या करोगे? मैंने नाक पे हाथ धरते हुए पूछ ही लिया। काका चुप, वो होंठों पे उंगली धरते हुए मुहीन सी आवाज़ में बताने लगा। यही तो असल मसाला है। बस 15 रोज़ तुम्हें और मेरी मदद करनी पड़ेगी। चांद की आखिरी तारीख हम सोना बनाने का अमल शुरू करेंगे। 4-5 रोज़ बाद चाचा और मैंने एक दूसरे को एतमाद में ले लिया तो चाचा ने अब मुझे हर मरहला व अमल में शामिल करना शुरू कर दिया। इधर मेरा ये आलम कि स्कूल से आए तो बहाने बहाने सीधे चाचा के घर। दोस्ती जारी मौकूफ़, आवारागर्दी ख़त्म, फिल्म बीनी बंद। बहाना ये बनाता कि मैं चाचा से किताबों कापियों की जिल्दबंदी सीख रहा हूँ। कापियाँ किताबें में साथ ले जाता, एक कापी नुमा डायरी पे नुस्खे भी लिखता रहता। जैसे जैसे चांद घटता जा रहा था, मुर्गे की नौसत और नकात बढ़ती जा रही थी। यूँ दिखाई देता जैसे वो वक्त मुकर्रर से पहले ही कोई अफरियत बनकर मादूम हो जाएगा। पिलपिली सी लोथ की लोथ जैसे किसी डीले से गुब्बारे में नील भरकर उल्टा लटका दिया हो। आखिरी तारीख इसकी आंखें पानी होकर बह गईं। वो नीम मुर्दा कुछ था, अजल मिट्टी की किनाली में पड़ा था। इस लम्हे के इंतज़ार में चाचा और मैंने बड़ा कष्ट भोगा था। चाची को एक मंसूबे के तहत मेके बेगो वाला फसल के चावल लेने के लिए भेज दिया गया। हम दोनों उस्ताद शागिर्द बड़ी खामोशी राजदारी से मसरूफ़ अमल हो गए। मुतलका सामान तो कई दिनों से पेशगी तैयार किया हुआ था। तांबा, तेज़ाब, चांदी, सिमाब, अबरक का बूरा, शिंगरफ, कच्चा तीलिया, गाबन ऊँटनी की गोबरियाँ, पुराने कपड़े की पटियाँ, उपले मुल्तानी मिट्टी, बड़ी सी कच्ची हांडी, स्याह सांड की कलेजी, महीना भर से इकट्ठा किया हुआ शीशे के मर्तबान में मुर्ग का फजला, कलई का कुश्ता वगैरह। चाचा ने बड़े बेदर्दी से तेज़ छुरी से मुर्ग के नीचे पेट पर शगाफ लगाया। आंतें बाहर निकाल कर पोटा अलहदा किया। पोटा चीर कर बीट निकाली, इसे पहले वाली बीटों के मर्तबान में डालकर मिला दिया। फिर सब दांतें, कुश्ते और कलेजी मुर्ग के पेट में भरकर ऊपर गीली मिट्टी से लिथड़ी हुई कपड़े की पट्टियाँ लपेट दी, बिल्कुल ऐसे जैसे कदीम मिस्री अपने मुर्दों को लपेटा करते थे। मैं चाचा की मदद कर रहा था, ऐसे ही जैसे मुर्दा नहलाते वक्त या ऑपरेशन के दौरान मददगार साथी करते हैं। चाचा बड़ी मुस्तैदी से पट्टियाँ लपेट रहा था। मैं लंबी लंबी पट्टियाँ मिट्टी के कीचड़ में भिगोकर इसे देता जाता। मुर्गा अच्छा खासा गड़े के साइज़ का वजनी गोला बन गया। साइकिल के पहिए के गोलाई का एक गड़ा पहले ही तैयार था, जिसके अंदर बड़ी तरतीब से ऊँटनी की गोबरियाँ रखी गईं। गोला रख कर चारों तरफ उपले रख दिए गए। ऊपर मिट्टी पे मजीद उपलों का ढेर रख कर आग दिखा दी। अब चाचा हाथ मुंह धोकर काट कबाड़ समेट कर हुक्का भर के चरपाई पे बैठ गया। काका, आज रात तुमने सोना नहीं, वरना सोना कच्चा रह जाएगा। घर जाओ, नहा धोकर नमाज पढ़ो और खूब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो। मैं तो इधर से सारी रात बैठा आग का हिसाब लगाता रहूँगा। काका, इस कीमियागरी में आँच का हिसाब ही सारी कारीगरी होती है। तुम्हारे बाप का डर ना होता तो मैं तुम्हें भी यहाँ बिठाता। खैर, अब तुम जाओ और देखो लेटना ऊपर कोठे पे, हो सकता है तुम्हारी ज़रूरत पड़े। मैं बड़ी बेदिली से घर चला आया। नहा कर ऊपर कोठे पे मसल्ला बिछाकर सोने की कामयाबी के लिए नफल पढ़ने लगा। गाए गाए दीवार के सुराखों से चाचा के सहन में भी झांक लेता। धीमी आग लपकते शोलों के अक्स में चाचा का चेहरा सोने की तरह चमकता दिखाई दे रहा था। 10-12 नफल पढ़कर रात किसी पैर में मसल्ले पर ही सो गया। वही चमकते दमकते सुनहरी ख्वाबों का तांता बन गया।
کوئی مجھے ہولے ہولے پکار رہا تھا۔ پہلے تو خواب ہی سمجھا، مگر ایک چھوٹا سا کنکر جب میرے چہرے سے ٹکرایا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ادھر چاچا دکھائی دیا جو مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہا تھا۔ بنیرا پھلانگ کر ادھر اتر گیا۔ چاچا بدحواس سا میرا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سونا بن گیا چاچا؟ میں نے بے صبری سے پوچھ لیا۔ چاچا بکھلایا ہوا تھا، آدھی سیڑھیوں پہ رکتے ہی کہنے لگا، نیچے بیگو والے سے تمہاری چاچی کے 2 رشتہ دار آئے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے یہ بری خبر دی ہے کہ تمہاری چاچی کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس کی حالت بڑی خراب ہے، میرا فوری طور پر وہاں پہنچنا ضروری ہے، دوائیں میں ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ تم یہ چابی سنبھالو، یہاں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ میں پہنچتے ہی اسے ہر حالت میں یہاں لانے کی کوشش کروں گا۔ الاؤ کی تپش صبح تک ٹھنڈی پڑ جائے گی، تم اس کے قریب مت جانا، صرف اپنے کوٹھے سے نگہداری کرتے رہنا۔ دوپہر تک میں واپس نہ پہنچا تو گڑھے کے اوپر مٹی ڈال کر برابر کر کے اوپر چرپائی بچھا دینا۔ تمہیں پھر تاکید کر رہا ہوں کہ گلی کا دروازہ اندر سے بند کر لینا، گڑھے کی راکھ کو مت ہٹانا، اوپر مٹی ڈال کر چرپائی بچھانا، خبردار کسی سے ذکر نہ کرنا۔ یہ لو 2 روپے پاس رکھو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ بابا محمد ضیاء خان صاحب کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے اور جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں کیجئے، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی، کیا امپرومنٹ کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو کیا بہتر کرنا چاہیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔